स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, अमेजिंग से सेशन में भी आपका एक हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल बच गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं इस चैप्टर के, आपने देख लिए होंगे और आपको सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज उस बात करेंगे अपन जो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल है जो सारे बच गए थे। अपन ने 2 ऑलरेडी डन कर चुके थे, अपने अभी भी बच रहे हैं 12 प्रिंसिपल जो कि आज अपन स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, साथ दोगे ना स्टडी करने में? रेडी हो? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना एक बढ़िया ही बेहतरीन सेशन। तो आज बोलते हैं कि हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़ने अपन को। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आप पढ़ चुके थे, अपन डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ चुके थे, अपन सेकंड वाला अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ चुके थे। आज बात करेंगे डिसिप्लिन से, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, देखो मैं तो बोलता हूँ, आज आप स्कूल में जाते हो तो आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, ठीक है ना, प्रॉपर लाइन में चलते हो, प्रॉपर सारी क्लासें अटेंड करते हो, तो वो क्या है? डिसिप्लिन। तो ऐसे ही बोलते हैं कि कोई भी अगर बंदा, कोई भी अगर एम्प्लॉइज है, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन में लग रहा है ना, तो उसको भी एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। उसको भी एक, अगर मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन की अगर कोई ड्रेस कोड है तो उसको वो ड्रेस कोड पहननी पड़ेगी, उसको प्रॉपर टाइम में जाना पड़ेगा, जब छुट्टी होगी जब आना पड़ेगा, मतलब जब छुट्टी इन द सेंस मतलब उसका वो काम खत्म होगा, 8 घंटे की सर्विस है, फिर 12 घंटे की है, फिर 6 घंटे की है, उस सर्विस को कंप्लीट करके उसको आना होगा। तो ये क्या है? डिसिप्लिन। उसको जो वर्क मिला है वो अच्छे तरह से उसको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज बातें किसमें आती है? डिसिप्लिन के अंदर। तो दोस्तों, पढ़ते अपन क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलता है कि डिसिप्लिन है ना, एक क्या है? ओबीडियंस है। किसके ऊपर ओबीडियंस है? एक ऑर्गेनाइजेशन रूल, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल है, ठीक है, और एक एम्प्लॉयमेंट का जो एग्रीमेंट है जो कि नेसेसरी है। किसके लिए? जो एम्प्लॉइज काम कर रहा है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मान लो कि जो रूल एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए हैं एम्प्लॉइज के लिए, वो फॉलो करना, वो किस में आता है? डिसिप्लिन के अंदर आता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन रिक्वायर गुड्स सुपीरियर टू ऑल लेवल क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड लॉफुल एप्लीकेशन ऑफ द पेनल्टीज। देखो कि जो डिसिप्लिन है ना वो रिक्वायर्ड क्या करता है? गुड्स सुपीरियर टू ऑल लेवल। चाहे आप कोई भी लेवल पे काम कर रहे हो ना, आपको उसका डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक फेयर एग्रीमेंट हो आपके बीच में, आप और कंपनी के बीच में एक फेयर एग्रीमेंट हो। ऐसे नहीं है कि आपको मान लो कि मार्केटिंग में लगा दिया, आपने प्रोडक्ट बेचे 10, आपने कंपनी को बता दिया कि मैंने 8 प्रोडक्ट बेचे, 2 प्रोडक्ट के रुपए आपने जेब में रख ली। नहीं, कि आपका बीच में फेयर एग्रीमेंट हो, ठीक है। आप जो भी डीलिंग करो तो एक अच्छी तरीके से डीलिंग करो, ठीक है ना। और एक लॉफुल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, मतलब एक लॉफुल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। मान लो अगर आपने जो रूल कोई ब्रेक कर दिया हो, अगर आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया हो, तो जितनी पेनल्टी आपके ऊपर लगे तो आपको वो देनी पड़ेगी। ओके, आया समझ में? आप थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि discipline also mean that both the employer and employees should fulfill their commitment without any loss to each other। कि डिसिप्लिन ये भी बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अपने जो बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी उनकी वार्तालाप है ना, उसको अपने आप से ही सॉल्व कर ले, अपने आप से ही सॉल्व कर ले। जबकि क्योंकि क्या, ना तो एम्प्लॉयर का लॉस हो और ना एम्प्लॉइज का लॉस हो। ये नहीं है भाई वो झगड़ा कर, मान लो उनके बीच में कुछ बहस हो गई, मतलब बातचीत हो गई, तो ये थोड़ी ना है कि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉय लड़ने लग गए, तो उसमें किसका लॉस है? उसमें भाई उन दोनों का लॉस है, उनकी जॉब है वो क्या नाम है खतरे में आ सकती है। तो डिसिप्लिन बोलता है कि एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉइज अगर मान लो उसके बीच में कोई भी कमिटमेंट हुआ है, कोई भी मान लो गलत फैमिली हुई है या फिर कोई भी बात करनी है ना, तो वो क्या करे? अच्छी तरीके से, मतलब एक डिसिप्लिन मैनर से अच्छी तरह बात करे, ठीक है दोस्तों। अब मैं बोलता हूं कि दोस्तों, जो भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, प्लीज आप उसको है ना अच्छी तरह से रीड कर लेना, आप अच्छी तरह से उसको सुन लेना। क्योंकि
केस बेस्ड स्टडीज में वो ही एग्जाम्पल मोस्टली प्रोबेबिलिटी पूछे भी जा सकते हैं। ओके, तो अब अपन इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओके, अब इसमें बोला गया कि है ना, मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन हैव एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के अंदर वो एंटर हुए। उसमें बोला गया कि वर्कर विल ओवर टाइम, मतलब वर्कर है ना वो काम करेंगे ओवर टाइम विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट टू रिसीव द कंपनी फ्रॉम लॉस एंड इन टर्न कंपनी विल गिव देम डबल वेजेस व्हेन दे केम इनटू प्रॉफिट। तो इसमें क्या बोला गया कि ये एग्रीमेंट हुआ मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर के बीच में कि वर्कर है ना ओवर टाइम करेंगे। क्यों ओवर टाइम करेंगे? जो मान लो मतलब वो कंपनी लॉस में थी उसको प्रॉफिट में लाने के लिए ओवर टाइम करेंगे, और उसमें लिखा गया था कि उनको कोई भी है ना एडिशनल पेमेंट नहीं मिलेगी। जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी ना तो उनको डबल वेजेस मिलेगी। तो हो गया, ये एग्रीमेंट लिखा गया। अब क्या हुआ, वर्करों ने ये एग्रीमेंट फॉलो नहीं किया, वर्करों ने ये एग्रीमेंट फॉलो नहीं किया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अपना जो डिसिप्लिन का जो प्रिंसिपल है ना वो क्या हुआ, वॉयलेट हुआ। ओके, तो ये वाला एग्जांपल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि डिसिप्लिन वॉयलेट क्यों हुआ। डिसिप्लिन वॉयलेट इसलिए हुआ क्योंकि जो एग्रीमेंट था वो एक तो मतलब कंप्लीट भी नहीं हुआ, और वर्करों ने एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं किया, इसलिए क्या नाम है, जो अपना जो डिसिप्लिन का जो प्रिंसिपल है वो वॉयलेट हुआ। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर भी करना दोस्तों। अब अपन फोर्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलती है? देखो, एज पर द प्रिंसिपल देयर शुड बी अ वन एंड ओनली वन बॉस टू एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। देखो क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप हो, ठीक है, मतलब जैसे आप घर पे मान लो, ठीक है, घर पे आप मान लो कुछ ना कुछ आप पढ़ाई कर रहे हो। आज आप कॉमर्स लेके बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आपके ऊपर बॉस कौन है? आपके फादर, आपके मदर, आपके भैया, ठीक है, बॉस है। तो एक बात बोलो यार, एक बात बताओ, जैसे मान लो अभी आप मतलब एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने अभी 12th पास करी है, ठीक है। अब तुम बैठे उस स्टेज पे कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। भाई पापा बोल रहे हैं कि तू कॉमर्स में जा, मम्मी बोल रही है तू मेडिकल ले, भाई बोल रहे हैं तू नॉन मेडिकल ले। यार आप कंफ्यूज हो जाओगे उसके लिए। आपका मन किस में है? आर्ट्स लेने में। आपका मन किस में? आर्ट्स लेने में। तो आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे यार कौन सा जो सुटेबल है वो मैं वो चूज करूं। ऐसे ही बोलता है कि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोलता है, एज पर द प्रिंसिपल देयर शुड बी अ वन एंड ओनली वन बॉस टू एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। मतलब आप एम्प्लॉइज है ना, उसके पास ओनली एक ही हेड होगा, एक ही बॉस होगा उसका। जैसे मान लो आप हो, आप उस स्टेज पे खड़े हो तो आप किसकी सुनोगे? मान लो आप मतलब आपका जो मतलब आप अपने मतलब बॉस किसको मानते हो? अपने फादर को, तो आपने अपनी फादर की सुनी। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ना, तो वो किसकी सुनेगा? एक बॉस की। किसकी सुनेगा? एक बॉस की। मतलब उसके ऊपर हेड कौन करेगा? एक ही बॉस करेगा। ऐसे नहीं है कि भाई बार बार आ रहा है कोई और, आ रहा है वो ऑर्डर दे रहा है, कोई और आ रहा है तो वो कमांड दे रहा है उसको, ये कर। नहीं, वो किसकी सुनेगा? बस ओनली उसके एक बॉस की, ठीक है। ये बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। अब अपन सेकंड पॉइंट बढ़ते हैं, क्या? ड्यूअल कंट्रोल और सबऑर्डिनेट शुड बी अवॉइडेड। ड्यूअल कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेट शुड बी अवॉइडेड। कोई मतलब जैसे भाई अपन अब करते हैं ना, जैसे मान लो अभी वो एग्जांपल लिया था मैंने, भाई मम्मी बोल रहे मेडिकल ले, पापा बोल रहे कॉमर्स ले, तो इसमें बोल रहे डुअल एक्सपेक्ट है ना, जो डुअल जो क्या नाम है आप बोल रहे हो, डुअल कंट्रोल है ना, वो अवॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में? अब इसमें बोलते हैं एवरी एम्प्लॉइज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द सेम सुपीरियर। देखो, एक एम्प्लॉइज को इस यूनिटी ऑफ कमांड में क्या, एक एम्प्लॉइज को है ना ऑर्डर मिलेगा किससे? एक सबऑर्डिनेट, उसके एक क्या नाम है सुपीरियर से। मतलब एक एम्प्लॉइज को एक है ना सुपीरियर से एक ही ऑर्डर करेगा, और एक ही ऑर्डर मिलेगा, और
उस एम्प्लॉयज को, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस एम्प्लॉयज के, मतलब जो सुपीरियर ने जो ऑर्डर दिया ना उसको काम करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, 1 मिनट। इसमें एग्जांपल देते हैं, देखो देखो, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयज है, ठीक है ना, और ये इसका बॉस है, ठीक है, इसका बॉस है, तो इसने ऑर्डर दिया, इसने क्या दिया, ऑर्डर, समझ जाना, ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या है, एम्प्लॉयज है, ये तो एम्प्लॉयज भैया, और ये क्या है, अपने बॉस भैया, ये बॉस है। तो क्या ये एम्प्लॉयज है ना रिस्पॉन्सिबल होगा, जो ऑर्डर बॉस ने उसको दिया है ना, इस एम्प्लॉयज को बॉस ने दिया है, मतलब सुपीरियर ने इसको जो ऑर्डर दिया है ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, ये एम्प्लॉयज। ओके, आया समझ में, ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब इसमें यही बोल रहा है कि एवरी एम्प्लॉयज, मतलब इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, मतलब एक सुपीरियर से उनको ऑर्डर मिलेगा, और वो जिनको ऑर्डर मिला है, मतलब जिनको ऑर्डर, जिस एम्प्लॉयज को ऑर्डर मिला है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो टास्क वो कंप्लीट करेगा, ठीक है ना, और उसको किसको आंसर देगा, उसी सुपीरियर को आंसर देगा, उसी सुपीरियर को बताएगा कि भाई मैंने वो टास्क कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब बोलता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हेल्प टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग टास्क टू बी डन। अब ये क्या करता है, कंफ्यूजन को है ना बिल्कुल नष्ट कर देता है, बिल्कुल नष्ट कर देता है, मतलब क्या नाम है, अगर इसमें ना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो करने देता ये। क्योंकि आपको पता है यार, मैं मान लो आपको आज ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ाया, मैं बोलता हूँ कि आपको है ना डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ना है, तो यार मैंने तो आपको ऑर्डर दिया, अब आप उसको क्या करोगे, पढ़ के आओगे, तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो, यार मैंने आपको ऑर्डर दिया, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप वो ऑर्डर कंप्लीट करके मेरे को बताओगे। ओके, आया समझ में। अब इसमें भी एग्जांपल बोलते हैं, 1 मिनट रुको, मैं एग्जांपल बोलता हूं आपको। बोलता है कि इफ अ सेल पर्सन इज अलाउड टू गिव 10% ट्रेड डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर, बट फाइनेंस मैनेजर अलाउड हिम टू गिव 5%। नाउ देखो, अब इसमें क्या बोलता है, एक सेल मैनेजर है, मतलब एक सेल का बंदा है, उसने क्या किया, उसको ऑर्डर मिला गया कि आप ना 10% का डिस्काउंट दोगे उसको, किसको, जो उसके कस्टमर है ना उसको, बट फाइनेंस वालों ने क्या किया कि उनको मिलेगा कितना, 5%, मतलब फाइनेंस वालों ने लिमिट सेट कर रखी थी, रेट सेट कर रखा था 5%। इसमें क्या हुआ, इसमें वॉयलेट कौन सा हुआ, यूनिटी ऑफ कमांड वॉयलेट हुआ, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है उसके ऊपर तो कोई, मतलब एक हेल्ड कर रहा था ना उस बंदे, मतलब जो सुपीरियर था, उसने तो उसको ये डिसीजन दिया, और उसने ये डिसीजन अपने भाई मार्केट में लगा दिया। इससे क्या हुआ, इससे क्या नाम है, वॉयलेट हो गया उसका यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि फाइनेंस वालों ने तो उसको 5% ही कह रखा था। ओके, इसमें बोलता नाउ हेयर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वॉयलेटेड बिकॉज सेल पर्सन इज गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर एट द सेम टाइम, क्योंकि जो सेल पर्सन है ना उसको दो सुपीरियर का ऑर्डर मिला था एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, आया समझ में एग्जांपल। अब इसमें एक्स्ट्रा बोलता है क्या, इफ द यूनिटी ऑफ कमांड इज वॉयलेटेड देन द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस विल बी फेस्ड बाय द फर्म। मान लो अगर यूनिटी ऑफ कमांड अगर आपने मतलब वॉयलेट कर दिया, तो आपको क्या क्या नुकसान अपने एक फर्म को होने वाला है। फर्स्ट, ऑर्डर विल बी डिस्टर्ब, जो आपने ऑर्डर लिया था, मान लो आप सेल में लग रहे थे, सेल डिपार्टमेंट में जो आपने ऑर्डर लिया था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब वो ऑर्डर माना नहीं जाएगा, फिर वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। डिसिप्लिन इन डेंजर, भाई जो रूल एंड रेगुलेशन थी आपकी वो डेंजर में आ जाएगी, ठीक है। अथॉरिटी इज अंडर एस्टिमेट, जो आपने अथॉरिटी दे रखी थी उस सेल बंदे को वो आपकी अंडर एस्टिमेट हो जाएगी। स्टेबिलिटी विल बी एस्टेब्लिश, जो आपकी स्थिरता थी वो भी आप क्या करोगे, मतलब वो अफेक्टेड हो जाएगी, वो भी उसका ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। ओके, आया समझ में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यूनिटी ऑफ कमांड अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, अब अपन बात करते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। तो 5th पॉइंट क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें बोलते हैं ऑल द यूनिट्स और डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्टिव थ्रू ग्रुप इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन। देखो,
सबसे पहली बात है, मैंने बता रखा है कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो वो क्या करती है, वो कोऑर्डिनेशन से चलती है, ग्रुप एफर्ट से चलती है। कोई अकेला बंदा आज के दिन बिजनेस नहीं उठा सकता, आज के दिन कोई ऑर्गेनाइजेशन अकेला बंदा नहीं चला सकता। हालांकि बात सोल प्रोप्राइटरशिप की है तो वो अलग बात है। कोई भी अगर मान लो कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है तो वो अकेला कभी भी एक अच्छी तरह से नहीं चला सकता, ठीक है। उसको कुछ ना कुछ ग्रुप एफर्ट चाहिए। मान लो आज मैं अगर मान लो ये टीचिंग लाइन में जा रहा हूं तो मेरे को भी किसी ना किसी बंदे की हेल्प जो लग रही है, वो भी मेरे साथ पढ़ा रहा है आज, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा हूं कि भाई कुछ भी हो, अगर अपन काम भी कर रहे हैं, अगर अपन बड़े स्केल में अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं ना, तो अपन को एक ग्रुप एफर्ट और कोऑर्डिनेशन की जरूरत रहती है, ठीक है ना। अब वो आप पर मान लो आपने मतलब लगा दी एक कम बढ़िया सी, मतलब बढ़िया बंदे लगा दिए आपने, अगर मान लो उसको अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल रही, मतलब उसको ग्रोथ के लिए डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपने सेटअप करी है वो ग्रोथ कर पाएगी? नहीं ना। तो बोलता है कि यार मतलब अपन ने ठीक है एम्प्लॉयज लगा दिए, पर उनको एक अपन को डायरेक्शन भी देनी रहती है। तो उसी से ही ये प्रिंसिपल निकल के आया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल द यूनिट और डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू ग्रुप इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब जो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है, वो अब जितने भी एम्प्लॉयज रख रहे हैं ना, तो वो अपनी ग्रुप एफर्ट लगाए, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करे अपने सबके बीच में, जिससे कि वो जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर सके, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। जो कोई ग्रुप जो मतलब जितनी भी एक्टिविटीज है ना, उनका क्या है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या, वन हेड वन प्लान। वन हेड वन प्लान एमसीक्यू गोल्ड है कोई भाई, एमसीक्यू गोल्ड, एमसीक्यू बहुत बार पूछा भी गया हुआ है और पूछ भी सकते हैं कि वन हेड वन प्लान का जो डिस्क्रिप्शन है वो कौन से में दिया था, वो कौन से में दिया था, केस लॉ में भी आ सकता है। तो ये किस में दिया था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में दिया था। आ रहा है समझ में दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें और क्या बोलता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन। जो यूनिटी ऑफ जो डायरेक्शन है ना, वो क्या करता है, इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन को मतलब कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है कि भाई कोऑर्डिनेशन बनाओ, कोऑर्डिनेशन बनाओ, कोऑर्डिनेशन बनाओ, कोऑर्डिनेशन बनाओ, ठीक है, ओके। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। जो मान लो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या करता है, मान लो आज अपन मान लो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, जो भी एक्टिविटीज ओवरलैप करती है, मतलब जैसे वेस्टेज को कम करवाएगा, ठीक है ना भाई। अगर मान लो सेल में लगे हुए तो क्या हेल्प करवाएगा कि अपनी जो सेल है ना वो इंक्रीज होती रहे, ठीक है ना। अगर मान लो आप मार्केटिंग में लग रही हो तो क्या करवाएगा, हेल्प करवाएगा कि मार्केट मतलब अपनी मार्केट मान लो आज 100-200 कस्टमर के साथ है, आप उसको हेल्प करवाएंगे कि 500 के साथ हो, 1000 के साथ हो। जितना बड़ा मार्केट उतना ही बड़ा अपना क्या नाम है धंधा खुलेगा, अपना इतना बड़ा ही बिजनेस एक्सपेंड होता रहेगा। इसलिए बोलता है कि ये प्रिवेंट करता है ओवरलैपिंग। मान लो कुछ भी ओवरलैपिंग, कुछ भी अगर गलत हो रहा है बिजनेस के साथ, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन आता है, अपना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है ना, कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर अपन 6th पॉइंट की बात करते हैं, क्या बोलता है, द इंटरेस्ट, फर्स्ट पॉइंट बोलता है द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। देखो द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है ना वो प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, ना कि किसी एक का इंटरेस्ट। मान लो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं भाई, बुरा मत मानना, मान लो आपका इंटरेस्ट है खेल कूद में, आप आज क्लास में बैठे हो, मान लो 80 बच्चे, ठीक है, एक बच्चे का खेल कूद में इंटरेस्ट है और जितने भी 79 बच्चों का पढ़ने का इंटरेस्ट है, तो मैं बोलता हूँ भले ये 12 पॉइंट बोलता है कि उनमें किसके 79 बच्चों का जो क्या नाम है इंटरेस्ट है ना उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि एक बच्चे को प्रायोरिटी दी जाएगी, ओके। अब इसमें सेकंड पॉइंट बोलता है एवरी इंडिविजुअल हु इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन देन एवरीवन
हैव अ सेम इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मान लो जितने भी बच्चे, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनका क्या होना चाहिए, उनका एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए कि बिजनेस की ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ। ठीक है ना भाई, अगर बिजनेस की ग्रोथ होगी तो उनका खुद की भी ग्रोथ होगी, उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो भी कंप्लीट होंगे। ओके, आया समझ में। ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव। अब भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टेब्लिश हुआ है तो उनके खुद ना खुद के भी ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे मान लो भाई आज मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव है कि यार ठीक है, मैं आगे जाके एक बढ़िया स्कूल ज्वाइन करूँ, या फिर कोई एक बढ़िया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ, या फिर कोई खुद का खोलूँ। तो मेरे भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव मेरे अंदर भी है। ठीक है दोस्तों, द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर आर इम्पोर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। देखो, एक कंपनी चलाने के लिए शेयर होल्डर की जरूरत होती है, और एक धंधे चलाने के लिए एक स्टेक होल्डर की भी जरूरत होती है भाई। सही बोल रहा हूँ, कंपनी चलाने के लिए शेयर होल्डर की जरूरत होती है, और एक अगर बिजनेस खोल रखा है अपन ने तो उसको चलाने के लिए अपन को स्टेक होल्डर की भी जरूरत होती है। स्टेक होल्डर वो बंदा होता है जिनको अपने बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट हो। मान लो जैसे कि मैं आज हमारे एरिया में हमारे एरिया में मान लो इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, मेरे पास मान लो 500 बच्चे आ रहे हैं, और वहाँ पर एक कन्फेक्शनरी की दुकान है, वहाँ पर एक वो इजी बाजार टाइप का खोल रखा है। तो भाई उस इजी बाजार वालों का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर मान लो मैंने लंच का टाइम फिक्स कर रखा है, तो वहाँ पर 500 में से नियर अबाउट 10 बच्चे भी अगर रोज का सामान खरीद रहे, तो वो उसके क्या है, इंटरेस्ट है भाई। उस शेयर होल्डर को हमारे धंधे में इंटरेस्ट है, उस स्टेक होल्डर को हमारे धंधे में क्या है, इंटरेस्ट है। तो इसलिए बताया गया है कि जो भी इंटरेस्ट, अगर भाई उसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, ना कि कोई इंडिविजुअल का। ओके, आया समझ में। सो द इंटरेस्ट ऑफ all the stakeholders should not be sacrificed for one individual or a group of individual। भाई अब यही बात बोल रहे हैं दोबारा से, कि यही रिपीट करता है कि अगर स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है ना उसको सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा, वो वेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाएगा भाई एक बंदे के उसके होने से। ठीक है ना, यही बोलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं 7th पॉइंट में। 7th प्रिंसिपल भाई क्या बोलता है? 7th प्रिंसिपल बोलता है दोस्तों, रेमोरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेमोरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेमोरेशन का मतलब समझ गए होंगे, सैलरी, वेजेस, पैसा। भाई आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अब भाई अगर काम करेंगे ना कुछ तो सैलरी लेंगे, कुछ ना कुछ तो। भाई मान लो आज अगर एम्प्लॉयज़ में लग रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ इन द सेंस, मान लो अगर अपन किसी एम्प्लॉयज़ में लग रहे हैं तो अपन को क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगी या फिर सैलरी मिलेगी। वही है रेमोरेशन का मतलब तो। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है, द ओवरऑल पे कॉस्ट ऑफ कंपनी या फिर ऑफ कंपनसेशन शुड बी फेयर फॉर बोथ एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयज। मतलब देखो, इसमें सबसे पहले पॉइंट बोलता है कि द ओवरऑल पे कॉस्ट टू कंपनी और कंपनसेशन शुड बी फेयर फॉर बोथ एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयज। मतलब एक एम्प्लॉयज की भी सेम होनी चाहिए, और जितने भी मतलब अधिक एम्प्लॉयज़ की भी जो क्या नाम है, जो वेजेस है ना, वो मतलब वेजेस है या फिर उसके जो फेयर है वो सही होने चाहिए, एक रीजनेबल रेट होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे जो अपना जो डेली एक्सपेंसेस का खर्चा वो तो निकाल सके। ओके, वो तो निकाल सके। ठीक है, एंड एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस विच गिव देम रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट इट शुड बी इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। क्या सॉरी, क्या बोलता है कि जो एम्प्लॉयज को जो वेजेस मिल रही है ना, वो इतनी होनी चाहिए जिससे कि अपना वो रीजनेबल स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, ना तो ज्यादा और ना कम। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, इतनी होनी चाहिए जितनी कंपनी उसको पे कर सके। मान लो देखो, आज मैं बोलता हूं कि मान लो एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज लगा रखे हैं, 1000 एम्प्लॉयज लगा रखी है। ठीक है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कमा रहा है कंपनी कितना, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए कमा रहा है कंपनी, 1000 उसने एम्प्लॉयज लगा रखे है।
ठीक है, मेरी बात सुनना आराम से। 1000 उसने एम्प्लॉयज़ लगा रखे हैं और 5 लाख उसका प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो क्या किया भाई ओनर ने, क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जो अपना प्रॉफिट बनता है उसमें उन्होंने निकाल लिया, उन्होंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, उन्होंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है भाई, निकाल लिया, मान लो 1 लाख रुपए निकाल लिया, उनके पास बच गए कितने, 4 लाख। उनके पास कितने बच गए, 4 लाख रुपए बच गए। ठीक है, 1000 एम्प्लॉयज़ है, तो मतलब उन्होंने क्या फिक्स किया, 400 रुपये, उन्होंने 400 रुपये फिक्स किया भाई। अब उसमें क्या हुआ कि बहुत जनों, मतलब 1000 में से मान लो 500 है जो एम्प्लॉयज़ है ना, नियर अबाउट 500 एम्प्लॉयज़, उनका जो स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं हो रहा था, मतलब खर्चा ज़्यादा था, उनको वेजेस कम हो रही थी। तो क्या हुआ, तो अब भाई वही है, अब वो काम थोड़ा ना करेंगे यार। एक बात बताओ, मान लो आपको सैलरी कम मिल रही है, या फिर आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पर आपको सैलरी कम मिल रही है, तो क्या आप जाओगे, नहीं जाओगे ना। वही बात है। अब इसमें बोलता है कि कंपनी को है ना इतनी मेंटेन करनी चाहिए, मतलब इतनी तो मेंटेन करनी चाहिए कि अपना जो उसका जो रीजनेबल स्टैंडर्ड है ना यार, वो तो अलाइव रहे, वो तो वो मेंटेन करता रहे। ठीक है ना। और बोलता है कि मतलब और जो कंपनी है ना उसको पे कर सके, मतलब इतना भी मेंटेन होना चाहिए कि कंपनी पे कर सके। जब नहीं, ऐसे नहीं है कि भाई कंपनी पे कर रही है और वहां से लोन उठा रही है उनको पे करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कंपनी के पास मतलब उसके एक, मतलब कंपनी के पास भी होनी चाहिए पावर इन द सेंस, मतलब उनके पास एक फाइनेंशियल कंडीशन भी होनी चाहिए कि वो 1000 वेजी जो 1000 एम्प्लॉयज लग रहे हैं उनको अच्छी तरह से पे कर सके। ओके, आया समझ में। अब और वी कैन से दैट द रेमोरेशन शुड बी एडजस्ट एंड इक्विटेबल। भाई अपन बोल सकते हैं कि जो रेमोरेशन है ना वो जस्ट इक्विटेबल होनी चाहिए, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज मान लो लग रहे हैं तो उनकी रेमोरेशन है ना वो सेम होनी चाहिए। फेयर रेमोरेशन विल डेवलप गुड रिलेशन बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट एंड अ गुड एटमोसफियर इन द कंट्री, ऑन द कंपनी। सॉरी, क्या बोल रहा है कि अगर अपनी रेमोरेशन फेयर होगी, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, गुड रिलेशन क्रिएट करेगा, एक तो वर्कर के बीच में और एक मैनेजमेंट के बीच में। तो अगर गुड अपना वो रहा रिलेशन, तो क्या अपनी जो कंपनी है वो एक भाई गुड अच्छी तरीके से चलेगी, मतलब एक गुड एटमोसफियर क्रिएट करेगी। और भाई वही है, अगर वेजेस और सैलरी अगर उनको अच्छी तरह मिलेगी तो वो अपना इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी से काम करेंगे, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो गोल है वो अचीव जल्दी करेंगे। ओके, आया समझ में। आप बोलते हैं द वर्किंग ऑफ कैपिटल विल बी स्मूथ, मतलब द वर्किंग ऑफ कंपनी विल बी स्मूथ, और इससे क्या होगा कि जो कंपनी की जो वर्किंग है ना वो क्या है, स्मूथ चलती रहेगी। ओके, आया समझ में दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये जितने भी अभी मैंने 3-4 प्रिंसिपल समझाए हैं अच्छे लगे हैं और समझ में आ गए। तो समझ में आ गए तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी डलने वाली है, क्योंकि देखो मैं बोलता हूँ भाई वीडियो बनाओ इतनी कि भाई बच्चा देख ले, ऐसे नहीं है 1.5-2 घंटे की रख दी वो, फिर वो क्या करेगा, वो उसको है ना एकदम से मतलब 2x पे चलाएगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ हाफ हाफ वीडियो बना के डालो, पर जिससे कंटेंट ऐसा डालो कि बंदे को समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपने कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 14 नहीं है सॉरी, तो 7 और बच गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है, कवर कर देंगे, इतने ही 30 मिनट्स या 50 मिनट्स की बन जाएगी एक अच्छी वीडियो। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आज पढ़ाया है और मैंने 2-3 एक जो एग्जाम्पल बोले हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और अपनी मेहनत बेकरार रखो भाई। वो दिन याद कर लेना जिस दिन आप सीबीएसई के पेपर दे के आए और आपका रिजल्ट, आप, मैं बोल रहा हूँ आपका रिजल्ट पूरे स्कूल में टॉपर, भाई उस दिन का इंतज़ार करना और मेहनत आज से स्टार्ट कर दो। आगे बिल्कुल भी आपको दिक्कत इशू नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। अगर आपने आज आराम फरमाया, आपको आगे अगस्त सितंबर में आपको टेंशन होने लग जाएगी यार बोर्ड के पेपर आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को कि अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे। और हाँ, अब की बार 2024 एंड 25 अपना है भाई,
विश्वास बैच के लिए साथ लेके आया हूँ। विश्वास रखना हमारे ऊपर और हमारी टीम के ऊपर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।